हेलो एवरीवन, शिक्षा सप्तक में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री की क्लास को आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू किया था वो शुरू किया था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें हम लोगों ने बैलेंसिंग तक सीख ली थी। आज हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को हमें पढ़ना है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। हम लोगों ने देखा था कि केमिकल क्रियाएं जो होती हैं, रासायनिक क्रियाएं जो होती हैं, उसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेंज नहीं कर सकते, एलिमेंट्स हम चेंज नहीं कर सकते ना, तो कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ सकता है। अब क्रिया जब शुरू हो गई तो जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही एलिमेंट्स प्रोडक्ट में भी रहेंगे। ना तो आप किसी एक्स्ट्रा एलिमेंट को ऐड कर सकते हो, ना किसी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हो। मतलब जितने एलिमेंट्स अब क्रिया में रिएक्टेंट में रहेंगे उतने ही एलिमेंट्स अब क्रिया में उत्पाद में भी रहेंगे, नंबर भी सेम रहेगा। होता क्या है, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाता है, जो कणों का रासायनिक संगठन है वो चेंज हो जाता है, जिससे नए प्रकार का कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, नए प्रकार के यौगिक का निर्माण होता है, जो गुण में, जो क्वालिटी में पुराने यौगिक से भिन्न होता है। तो केमिकल क्रिया में यही होता है, केमिकल जो रासायनिक क्रिया होती थी उसमें यही होता था। आज हम लोग देखते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो टोटल हम लोग अपने कोर्स में 5 तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ते हैं। पहली रासायनिक अभिक्रिया जिसको हम लोग पढ़ते हैं वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया ये पहली टाइप की अभिक्रिया हम लोगों के कोर्स की है जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं। पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन में नाम ही देखिए, संयोजन मतलब जोड़ते हैं। जब दो या अधिक रिएक्टेंट का एडिशन होता है और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तब जो रिएक्शन होती है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। मतलब जब दो या अधिक अभिकारक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, डिफिनीशन आप लिखते जाइएगा जो बताते जाते हैं। एग्जाम्पल में इसके देखते हैं कि मान लीजिए कि हम लोगों ने अमोनिया गैस थी अपने पास और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस थी, दोनों को ऐड कर दिया हम लोगों ने, तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो यहां आप देखें, ये तीर के पीछे अभिकारक हो गए, रिएक्टेंट हो गए। रिएक्टेंट में कितने यौगिक हैं? दो पदार्थ हैं रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में कितना पदार्थ है? एक। तो दो या अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अगर करते हैं तो रिएक्शन कहलाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहां पर दो अभिकारक हैं और एक उत्पाद पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाएगी संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन गैस है और क्लोरीन गैस है, ये ऐड हुआ तो HCl बन गया, HCl बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन गई। तो इसमें भी देखिए अभिकारक में दो पदार्थ हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन, और उत्पाद में एक पदार्थ है। रिएक्टेंट में 2 सब्सटेंस हैं, 2 सब्सटेंस हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन, और प्रोडक्ट में एक ही सब्सटेंस है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो ऐसी रिएक्शन कहलाएगी संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। इस तरह से कोई भी रिएक्शन हो जिसमें दो या अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें तो ऐसी रिएक्शन कहलाएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरे तरह की रिएक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं वो रिएक्शन होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं वो रिएक्शन होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया।
एकदम उल्टा होता है संयोजन से, कॉम्बिनेशन से एकदम उलट ये अभिक्रिया होती है। कॉम्बिनेशन में हम लोग कह रहे थे कि दो या अधिक अभिकारक पदार्थ मिलते हैं तो एक उत्पाद का निर्माण होता है, टू या मोर रिएक्टेंट आपके मिलते हैं तो एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। यहां पर रिएक्टेंट एक रहेगा और वो टूटेगा दो या अधिक प्रोडक्ट में। वहां पर दो या अधिक रिएक्टेंट रहता था, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता था, यहां रिएक्टेंट अकेला रहेगा और दो या अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक का अभिकारक यौगिक जो होगा दो या अधिक उत्पाद यौगिकों में विभाजित हो जाता है, टूट जाता है, ऐसी अभिक्रिया कहलाती है वियोजन अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक यौगिक दो या अधिक उत्पाद यौगिकों में टूट जाता है, वियोजित हो जाता है, ऐसी अभिक्रिया कहलाती है वियोजन अभिक्रिया। मतलब वह रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट कंपाउंड दो या अधिक प्रोडक्ट कंपाउंड में टूट जाता है, ऐसी कहलाएगी वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन तोड़ना है तो आपको हीट की जरूरत होगी, हीट की जरूरत होगी। हीट यहां तीन फॉर्म में आप देखें, अगर आपने डेल्टा देख लिया तीर पर तो कहेंगे कि इसको गर्म किया गया है, उष्मा दी गई है। अगर आप एचम्यू देख लेंगे तो आप कहेंगे कि सूर्य के प्रकाश में, सनलाइट में हुई है अभिक्रिया, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश में या सनलाइट में रिएक्शन हुई है। अगर इलेक्ट्रिसिटी लिख देगा तीर पर तो आप समझिएगा कि विद्युत धारा का प्रवाह किया गया, विद्युत प्रवाह किया गया, विद्युत धारा प्रवाहित की गई तब रिएक्शन हुई। तो मतलब जो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इस रिएक्शन में आपको हीट देनी पड़ेगी। जो आपका कंपाउंड है जिसका डिकम्पोजिशन हो रहा है उसको आपको हीट देनी पड़ेगी। तो हीट आप तीन फॉर्म में दे सकते हैं, या तो आप उसको गर्म कर सकते हो, या उसमें विद्युत धारा का प्रवाह कर सकते हो, या कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो सनलाइट से ही हीट ले लेते हैं, सूर्य के प्रकाश से ही हीट ले लेते हैं और वियोजित हो जाते हैं। तो इसमें जो है एग्जाम्पल आप देख लेंगे। तो मान लीजिए कि पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि अपने पास आयरन सल्फेट है FeSO4। आयरन सल्फेट में 7 मॉलिक्यूल वाटर का भी होगा, मान लीजिए ये 7 मॉलिक्यूल वाटर का होता है और ये ग्रीन ब्राउनिश कलर का होता है, हरे भूरे कलर का होता है। और इसको आपने हीट देना चालू किया, गर्म करना चालू किया। अब जब गर्म करोगे तो सबसे पहले ये जो नम है, जो गीला है, ये सूखा हो जाएगा, मतलब ये वाटर के मॉलिक्यूल हट जाएंगे, तब आपका ये बन जाएगा आयरन सल्फेट और वाटर के मॉलिक्यूल आपके अलग हो गए, वाटर के मॉलिक्यूल आपके अलग हो गए। अब ये हरे भूरे कलर से व्हाइट कलर हो जाएगा। व्हाइट कैसा? फेड व्हाइट कलर, जैसे गंदा वाला व्हाइट कलर, मतलब हल्का सा मटमैला व्हाइट कलर हो जाएगा इसका। अब आयरन सल्फेट को आप और गर्म करोगे, आयरन सल्फेट को जब आप और गर्म करोगे तब ये अब टूट जाएगा आयरन के ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इस तरह से आप देखें कि आयरन सल्फेट अब अकेला अभिकारक था, अकेला रिएक्टेंट था, और ये तीन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। जो आपका प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में तीन यौगिक का फॉर्मेशन हो गया। रिएक्टेंट अकेला था और प्रोडक्ट में तीन यौगिक हो गए, तीन कंपाउंड हो गए। अब किसके कारण हो गए? हीट के कारण हो गए। आपने हीट दिया तो ये डिकम्पोज हो गया आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो ये रिएक्शन कहलाएगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया। क्योंकि यहां पर हीट के कारण हुआ है तो इसलिए इसको ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके पास वाटर है, इसमें आपने विद्युत धारा का प्रवाह कर दिया, विद्युत धारा का प्रवाह कर दिया। अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो गया। जो आपका वाटर था, जो आपका पानी था, पानी में आपने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो गया, वियोजित हो गया। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी के कारण अभिकारक आपका अकेला वाटर था और जो आपका उत्पाद है, प्रोडक्ट है, उसमें हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन है। तो ऐसी रिएक्शंस जो होगी वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। ये इलेक्ट्रिकल विद्युत वियोजन है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, विद्युत वियोजन है, क्योंकि विद्युत धारा के प्रवाह के कारण हो रहा है। एक एग्जांपल हम लोग सनलाइट का देखते हैं। सनलाइट के एग्जांपल में आप देखें कि आपके पास सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड को जैसे ही आप सनलाइट में रखेंगे, सूर्य के प्रकाश में रखेंगे, या हीट ले लेगा उससे और डिकम्पोज हो जाएगा सिल्वर और क्लोरीन में, सिल्वर और क्लोरीन में डिकम्पोज हो जाएगा। तो ऐसी भी रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। अकेला अभिकारक सिल्वर क्लोराइड है और प्रोडक्ट में आपको दो सब्सटेंस हो गए, सिल्वर और क्लोरीन, तो ऐसी रिएक्शन कहलाएगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है। तो इस तरह से हम लोगों ने दूसरे टाइप की जो रिएक्शन पढ़ी वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होगी वो हीट से हो सकती है, या तो आप गर्म करें सब्सटेंस को तब डिकम्पोजिशन होगी, या सनलाइट के प्रेजेंस में कुछ डिकम्पोजिशन होती है, या कुछ में विद्युत धारा का प्रवाह करते हो, इलेक्ट्रिसिटी आप प्रवाहित करते हो, तब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। अगले टाइप की जो रिएक्शंस आती है वो रिएक्शंस हमको पढ़नी पड़ती है, वो होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है कि कोई एक सब्सटेंस होता है, कोई एक यौगिक होता है, और यौगिक के किसी एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। यौगिक का कोई एक एलिमेंट होता है जिसे किसी दूसरे एलिमेंट द्वारा डिस्प्लेस कर दिया जाता है, वहां से हटा दिया जाता है और उसकी जगह पे खुद आ जाता है। तो ऐसी रिएक्शन कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मान लीजिए कि सी डी का भरा पूरा परिवार है और ए आ गया, ए ने इन दोनों में विघटन करा दिया और सी को हटा दिया, सी की जगह पे खुद बैठ गया, सी की जगह पे खुद आके बैठ गया और सी को बाहर कर दिया। तो ऐसी रिएक्शन कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ए ने क्या किया, सी डी एक कंपाउंड था, सी को हटा के उसकी जगह पे खुद आ गया, और खुद जब आ गया तो सी यहां से हट गया, तो सी का डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ऐसी रिएक्शन कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब क्या होगा कि किसी अभिकारक यौगिक से किसी तत्व को हटाकर कोई दूसरा तत्व उसकी जगह पर आके बैठ जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास आयरन है, या जिंक ले लेते हैं, और कॉपर सल्फेट का भरा पूरा परिवार था, कॉपर सल्फेट का भरा पूरा परिवार था, आयरन आ गया वहां पर, और आयरन ने कॉपर और सल्फेट में विघटन करा दिया, कॉपर को हटा दिया यहां से, और कॉपर की जगह पे खुद आके बैठ जाएगा, तो हो जाएगा जिंक सल्फेट, और कॉपर यहां से हटके बाहर चली गई। तो ऐसी रिएक्शन कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया में आप देखेंगे कि वही मेटल्स दूसरी मेटल को हटा सकती हैं जो ज्यादा रिएक्टिव होती हैं। तो इसका जब हम लोगों ने मेटल नॉन मेटल पढ़ा था तो एक सीरीज पढ़ी थी रिएक्टिव मेटल्स की, कौन मेटल हटाती कौन मेटल नहीं हटाती, तो जो ऊपर की मेटल होंगी वो हटाती हैं। तो आप मेटल नॉन मेटल की वीडियो में वह सीरीज जरूर याद रखिएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अगर किसी कंपाउंड से किसी एलिमेंट को कोई दूसरा एलिमेंट हटा के उसकी जगह पे आके बैठ जाता है, तो ऐसी रिएक्शन कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगली रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, वह रिएक्शन होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो अगले टाइप की रिएक्शन हमको पढ़नी पड़ती है वो होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अपक्रियाएं, द्विविस्थापन अपक्रियाएं। द्विविस्थापन अपक्रियाओं में क्या होता है कि जो अभिकारक होता है, रिएक्टेंट होता है, उसमें दो कंपाउंड होते हैं और दो कंपाउंड रेडिकल का चेंज कर लेते हैं।
सेम रेडिकल का चेंजिंग करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर निगेटिव का चेंजिंग कर रहे हैं तो निगेटिव का करेंगे, पॉजिटिव का कर रहे हैं तो पॉजिटिव करेंगे। रेडिकल की चेंजिंग अगर दो कंपाउंड में हो जा रही है तो वो दो नए तरह के सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर देंगे, दो नए तरह के उत्पाद यौगिक बन जाएंगे। ऐसी रिएक्शन कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की परिभाषा आप ऐसे लिखेंगे कि जब दो अभिकारक यौगिक अपने मूलकों का, अपने आयनों का परिवर्तन करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप देखें कि मान लीजिए कि एक कंपाउंड आपका AB है और दूसरा कंपाउंड आपका CD है। अब AB जो कंपाउंड है इसमें दो आयन है, एक A आयन है और एक B आयन है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। A वाला पॉजिटिव आयन है, B वाला नेगेटिव आयन है। CD जो है इसमें भी C पॉजिटिव आयन है और D नेगेटिव आयन है। अब क्या होगा कि किसी आयन का क्या होगा, लेन देन हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है किसी आयन का। मान लीजिए निगेटिव आयनों का ट्रांसफॉर्मेशन ये लोग कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं। तो निगेटिव C का निगेटिव आयन इसके पास, CD का निगेटिव आयन AB के पास, AB का निगेटिव आयन CD के पास, तो ये हो जाएगा AD और CB। तो आपका बन जाएगा AD प्लस CB। तो ऐसी रिएक्शन कहलाएगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो आयन की इंटरचेंजिंग से होती है। जब आयन की इंटरचेंजिंग दो रिएक्टेंट कंपाउंड में होगी तो प्रोडक्ट में दो नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा ड्यू टू आयन चेंजिंग। तो ऐसी रिएक्शन कहलाएगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभिकारक के दो यौगिकों में जब आयनों का अदला बदली होगी तो अभिकारक में दो नए पदार्थों का निर्माण होता है। ऐसी अभिक्रिया कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं सोडियम सल्फेट है अपने पास और बेरियम क्लोराइड है। सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है। यहां पर क्या हुआ कि निगेटिव रेडिकल की इंटरचेंजिंग हो रही है। निगेटिव रेडिकल की इंटरचेंजिंग कर लीजिए, है ना, रेडिकल की इंटरचेंजिंग हो रही है। हम लोग सोडियम सल्फेट का आयनाइजेशन करें तो दो रेडिकल है, सोडियम और सल्फेट, और बेरियम क्लोराइड का आयनाइजेशन करें तो दो रेडिकल है, Ba+2Cl-1। अब मान लीजिए निगेटिव रेडिकल की चेंजिंग चाहे जिसकी करिएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव किसी की भी कीजिएगा, एक ही तरह के रेडिकल को चेंज कीजिएगा। मान लीजिए कि नेगेटिव रेडिकल चेंज हुआ तो क्लोरीन आएगा सोडियम के साथ और सल्फेट जाएगा बेरियम के साथ। तो बेरियम के साथ जब सल्फेट जाएगा तो Ba+2 और सल्फेट है SO4-2, बन क्या जाएगा BaSO4। अब सोडियम के साथ क्लोरीन आ रहा है Cl-1, तो ये दोनों मिलके NaCl बना देंगे, ये दोनों मिलके NaCl बना देंगे। तो आपका प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हुआ वो हुआ BaSO4 और NaCl। NaCl यहां एक्वस हो जाएगा, BaSO4 यहां सॉलिड हो जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक अवक्षेप के रूप में, प्रेसिपिटेट के रूप में जम जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब आपका डबल डिस्प्लेसमेंट होगा तो जब बेरियम सल्फेट होगा, बेरियम सल्फेट क्या होगा कि नीचे फर्श पे दम जाएगा, जब जम जाएगा, उसका अवक्षेप मिल जाएगा और सॉल्यूशन में आपका सोडियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड रहेगा। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। अगर इस तरह से आप देख लेते हैं कि कोई सब्सटेंस पहले कंपाउंड का दूसरे के साथ है और दूसरे का पहले के साथ है तो ऐसी रिएक्शन कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जो हम लोग पांचवी रिएक्शन पढ़ते हैं, फिफ्थ टाइप की रिएक्शन पढ़ते हैं, वो होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस।
उपचयन, ऑक्सीडेशन को उपचयन या ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, और अपचयन अभिक्रिया। यहां देखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का केवल अभी आपको इंट्रो करना है आपके कोर्स में, हाई स्कूल में। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम ड्यू टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग ही जानेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के अकॉर्डिंग ही जानेंगे। तो इसमें आपको यह बताया जाता है कि अगर कोई सब्सटेंस है, कोई पदार्थ है, उसके साथ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या विद्युत ऋणात्मक तत्व अगर जुड़ जाता है तो उस तत्व का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऐसी रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। होगा क्या, ऑक्सीडेशन हम लोग समझ लेते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि कोई पदार्थ होगा, कोई सब्सटेंस होगा, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी पदार्थ है, इसके साथ अगर ऐड हो जा रही है, प्लस का मतलब ऐड हो जा रही है, जुड़ जा रही है, और ऋण रखूंगा तो मतलब निकल जा रही है। तो अगर इस सब्सटेंस में ऐड हो जा रही है ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और किसी सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जा रहा है, कोई प्रोडक्ट बन जा रहा है, तो ये रिएक्शन कहलाएगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। याद रखना, किसी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन जुड़ जा रही है, विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ जा रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ जा रहा है, तो कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ऐसी रिएक्शन कहलाती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से आप परेशान मत होइएगा, जो निगेटिव रेडिकल के एलिमेंट हैं, जो निगेटिव रेडिकल के एलिमेंट हैं, खासकर अधातु, ठीक है, नॉन मेटल, वो सब होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। समझ गए ना। अब देखिए, केवल यही नहीं है, एक चीज और है इसमें। अगर मान लीजिए इसी सब्सटेंस से, ये तो पहले तरह की है, दूसरा कोई सब्सटेंस है, उससे हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो अगर ये निकल जाना है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का मतलब विद्युत धनात्मक अवयव, विद्युत धनात्मक अवयव का मतलब जिस पर प्लस रेडिकल होता है, प्लस रेडिकल जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिस पे प्लस रेडिकल आएगा वो विद्युत धनात्मक होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा। अगर वो निकल रहा है किसी सब्सटेंस से, बाहर जा रहा है, तो भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ऐसी रिएक्शन कहलाती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और जिसमें, जिस सब्सटेंस में, अब ये ऑक्सीकरण और या उपचयन किसका होगा, ऑक्सीडेशन किसका होगा, तो इस बात को ध्यान रखना कि जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ेगी इसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा, और जिससे निकलेगी इसी का ऑक्सीडेशन होगा। तो जिस सब्सटेंस में जुड़ रहा है ऑक्सीजन या हाइड्रोजन निकल रहा है, उसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए कॉपर आपका कोई सब्सटेंस है, इसके साथ आपने ऑक्सीजन जोड़ दिया तो कॉपर की ऑक्साइड बन गई। आपने के पास कॉपर था, ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। आपने बता दिया कि ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीडेशन हो गई। ऑक्सीडेशन हुआ किसका, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी, तो इस कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और आपसे कहा जाए कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ, तो आप कहेंगे ये जो कॉपर है इसी का ऑक्सीडेशन हुआ, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ी
उसी का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके पास मैग्नीशियम है कोई सब्सटेंस और सल्फर जुड़ जा रही है। अब सल्फर आप जानते हैं कि सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नॉन मेटल है ये, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये नेगेटिव एलिमेंट है। और आपका कोई प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम सल्फाइड, तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहा है मैग्नीशियम के साथ, तो रिएक्शन कैसे हो रही है? ऑक्सीडेशन। रिएक्शन कैसी हो रही है? ऑक्सीडेशन। और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? जिसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहा है, इस मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और एक बात इस समय याद रखिए, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका उपचयन होता है, उसे अपचायक बोलते हैं। याद रखना, इस बात को ध्यान देना, ये नोट लिख लो। जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसे अपचायक बोलेंगे। जिसका ऑक्सीडेशन होगा, उपचयन होगा, उसे अपचायक कहेंगे, उसे आप अपचायक बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। अब कॉपर क्या होगा? कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो अगर आपसे कहा जाए कि इसमें अपचायक कौन है, तो आप कहेंगे कॉपर अपचायक है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? मैग्नीशियम का, तो इसमें अपचायक कौन है? अपचायक है मैग्नीशियम। उपचयन किसका हो रहा है? मैग्नीशियम का। उपचयन किसका हो रहा है? कॉपर का। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? कॉपर और मैग्नीशियम का, तो कॉपर और मैग्नीशियम अपचायक कहलाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं रिडक्शन का। अपचयन। हम लोग मानते हैं कि हमारे पास कोई सब्सटेंस है, कोई पदार्थ है, उसके साथ अगर हाइड्रोजन ऐड हो जा रही है, हाइड्रोजन जुड़ जा रही है, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ जा रहा है, एकदम ऑक्सीडेशन का उल्टा अपचयन होता है, ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन होता है, तो वहां हम लोग इसको निकाल रहे थे, यहां इसको ऐड करेंगे। अगर किसी सब्सटेंस के साथ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो जा रहा है और कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन कहलाती है रिडक्शन रिएक्शन, अपचयन अभिक्रिया। अब इसी में दूसरा टाइप, कोई सबस्टेंस है, इसमें से ऑक्सीजन निकल जा रही है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकल जा रहा है, एलिमेंट निकल जा रहा है और किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जा रहा है, किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जा रहा है, तो ऐसी भी रिएक्शन कहलाएगी क्या? रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। अब जिसके साथ जुड़ेगा उसी का रिडक्शन होगा, तो ये सब्सटेंस का रिडक्शन हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास क्लोरीन कोई सब्सटेंस था, इसके साथ हाइड्रोजन आके जुड़ गई और बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, एक प्रोडक्ट बन गई, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आपका बन गया। तो यहां देखिए क्लोरीन आपका सब्सटेंस है जिसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो गई, तो किसी सब्सटेंस के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गई तो ऐसी रिएक्शन कहलाएगी रिडक्शन रिएक्शन, और जिसमें हाइड्रोजन ऐड हुई है उसी का रिडक्शन होगा, तो क्लोरीन का हो गया रिडक्शन, क्लोरीन का हो गया रिडक्शन। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके पास सल्फर है और इसके साथ आपने सोडियम ऐड कर दिया, आपका बन गया सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड आपका बन गया। अब देखिए कि ये सल्फर आपका है, इसमें सोडियम आ गया, सोडियम का
ऐसे होता है, पॉजिटिव रेडिकल होता है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो इस सब्सटेंस के साथ, सल्फर के साथ ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ गया, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया सोडियम सल्फाइड। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगी। अब किसका रिडक्शन हुआ? सल्फर का रिडक्शन हुआ। यहां भी इस बात को नोट कर लीजिएगा, जिसका रिडक्शन होता है उसे उपचायक बोलते हैं, जिसका रिडक्शन होता है उसे उपचायक बोलते हैं। उसे उपचायक बोलेंगे। तो ये इनका रिडक्शन हो रहा है, लेकिन ये उपचायक कहे जाएंगे, अक्सीकारक कहे जाएंगे। अब एक कंबाइंड रिएक्शन लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक कंपाउंड रिएक्शन लेते हैं, उसका देखते हैं किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। मान लीजिए कि आपके पास कोई भी रिएक्शन कंबाइंड आप ले सकते हो, कोई भी रिएक्शन ले सकते हो। मान लीजिए कि आपके पास एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है Al2O3, आपने आयरन ऐड कर दिया इसमें, तो आयरन का ऑक्साइड बन गया Fe3O4 या Fe2O3 भी बना सकते हैं, और एल्यूमिनियम अलग हो गई, एल्यूमिनियम अलग हो गई। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है ना। और यहां पर आप देखें, ये वाला जो सब्सटेंस है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसके साथ ऑक्सीजन था, लेकिन जो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन नहीं है इसके साथ, इसका मतलब इससे ऑक्सीजन हट गई, निकल गई, तो इसका क्या हो गया होगा? रिडक्शन। जिससे ऑक्सीजन हटती उसका क्या होता है? रिडक्शन। और ये आयरन अकेला था, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, और जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ती है उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो आयरन का हो गया ऑक्सीडेशन, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम का हो गया रिडक्शन। अब देखिए इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये अपचायक कहलाएगा, और इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये उपचायक कहलाएगा। तो ये जो आयरन है ये कहलाएगा अपचायक, और ये कहलाएगा उपचायक। एल्यूमिनियम कहलाएगा उपचायक या ऑक्सीकारक। तो इस तरह से आपने देख लिया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती हैं। तो हम लोगों ने अपने 5 टाइप्स के रिएक्शन पढ़ लिए। अब 5 टाइप्स के रिएक्शन के अलावा अब जो रिएक्शंस हमने 5 टाइप के पढ़ी हैं, उस रिएक्शन में कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो हीट अब्जॉर्ब करती हैं। जैसे आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात की थी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि आपको हीट देना पड़ेगा, बिना हीट के वो रिएक्शन नहीं करते हैं। तो ऐसी रिएक्शन क्या होंगी? उष्मा लेंगी, हीट एब्जॉर्ब करेंगी, तो ऐसे करती उष्मा शोषी रिएक्शंस बोला जाता है इनको। एंडोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। वे रिएक्शंस जो उष्मा अवशोषित करती हैं, हीट एब्जॉर्ब करके रिएक्शन होती है, ऐसी रिएक्शन कहलाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। और कुछ रिएक्शन ऐसी होंगी जो होंगी जब तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, तो ऐसी रिएक्शन कहलाएंगी उष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जितनी भी रिएक्शन है इसे हम 2 कैटेगरी में देखते हैं। कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, और कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। जो वह रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और वह रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, निकलती है, उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जो रिएक्शन होगी, जितनी भी रिएक्शन हमने पढ़ी वो 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगी। ये भी आता है, एक होता है एक्सोथर्मिक, थर्मिक रिएक्शन, जिसे कहेंगे उष्माक्षेपी अपक्रिया। उष्माक्षेपी अपक्रिया।
और एक होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, थर्मिक रिएक्शन, जिसे कहेंगे आप ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आप देखिए, मान लीजिए कि कोई सब्सटेंस है ए बी, इसको डिकम्पोज करना है, तोड़ना है, तो हीट आप लोगे, तो यहां हीट आपको दी जाएगी, तब आप ये तोड़ोगे इसको ए और बी में। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है? ऊष्माशोषी, इंडोथर्मिक। ये इंडोथर्मिक है। और जनरली ये हीट जो है प्रोडक्ट की तरफ रहती है, तो यहां पॉजिटिव है तो उधर जाएगी तो निगेटिव हो जाएगी। तो ए बी, ए प्लस बी माइनस हीट। अब माइनस हीट को ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एच करते हुए, है ना, इंथैल्पी बोलते हैं इसको। आगे आपको पढ़ना पड़ेगा, जब आप 11th में जाएंगे तो इंथैल्पी आपको समझ में आएगी। तो माइनस हीट, जनरली जितनी भी रिएक्शन आपको दी जाएंगी और हीट आपको प्रोडक्ट की तरफ रहेगी, तो अगर प्रोडक्ट की तरफ माइनस हीट है, इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक है। रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक है। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में आप कोई भी रिएक्शन ले सकते हैं, जितनी भी डिकम्पोजिशन की रिएक्शन थी वो सारे के सारे आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने आयरन सल्फेट लिया था, आयरन सल्फेट का डिकम्पोजिशन करना था, तो आपने हीट दी थी ना, इसको गर्म किया था ना, इसको आपने गर्म किया था, इसका मतलब यहां हीट दी थी आपने, तब ये टूटा था आयरन के ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। इसी हीट को हम उधर उठा के करेंगे, जनरली प्रोडक्ट की तरफ ही करते हैं, तो ये होगा FeSO4, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 माइनस डेल्टा एच, ऐसे कर देंगे। तो यहां प्रोडक्ट की तरफ निगेटिव एंथैल्पी हो गई, नेगेटिव एनर्जी हो गई, इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब हुई होगी। हीट एब्जॉर्ब होगी तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहलाएंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। कोई रिएक्शन देगा, ऐसे हीट लिख देगा और आपसे कहेगा कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। तो एक चीज तो ये जान लीजिएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमेशा एंडोथर्मिक होंगी। और जब भी रिएक्शन ऐसे दे और हीट दे, तो जनरली रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में देख लीजिएगा, रिएक्टेंट में है तो पॉजिटिव हीट रहेगी, तब वो एंडोथर्मिक होगी, और प्रोडक्ट में है तो निगेटिव हीट अगर है तो वह एंडोथर्मिक होगी। अब देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में जो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहे थे, जनरली वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो होती हैं ऊष्माक्षेपी होती हैं, जोड़ते हैं तो एनर्जी निकलती है। अब इसका जो मेन होता है शोषण की अपक्रिया, मेन होता है, या कोई भी रिएक्शन है अगर एनर्जी रिलीज कर रहा है, कोई भी है एनर्जी अगर रिलीज हो रही है, तो वह रिएक्शन कहलाएगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जैसे मान लीजिए कि कार्बन ही है, ऑक्सीजन के साथ जल रही है, तो एनर्जी ये रिलीज करेगी, यहां डेल्टा एच लिख दे रहा हूं, हीट रिलीज होगी, यहां से हीट रिलीज होगी, तब बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। इस हीट को दूसरी तरफ कर दें तो C प्लस O2 बनेगा CO2 प्लस डेल्टा एच, इधर हीट हो गई। तो आप देखिए इस तरह की रिएक्शन कहलाएगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में देखिए हीट को हम जनरली लिखते हैं प्रोडक्ट की तरफ, तो प्रोडक्ट की तरफ अगर पॉजिटिव एंथैल्पी मिल गई, पॉजिटिव हीट मिल गई, तो आप कहेंगे कि रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माशोषी अपक्रिया है। तो आपको अगर कोई रिएक्शन ऐसे दे दी जाए, A प्लस बी, AB प्लस 125 किलो कैलोरी, यहां आप देखें प्रोडक्ट की तरफ हीट है तो उसका साइन देखिए पॉजिटिव है, तो आप कहेंगे कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर रिएक्टेंट की तरफ एनर्जी दी गई है तो निगेटिव में है, मतलब जो भी एनर्जी
ऐड होगी या रिलीज होगी वो रिएक्टेंट में ही होगी, प्रोडक्ट में नहीं होगी। रिएक्टेंट में ही एनर्जी हीट होगी, रिलीज होगी या ऐड होगी। तो यहां से हम एनर्जी को जज कहां करते हैं जनरली सारे समीकरणों में, प्रोडक्ट में जज करते हैं। तो प्रोडक्ट में अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो एक्सोथर्मिक, अगर नेगेटिव एनर्जी है तो एंडोथर्मिक। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हमारी रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं, हम रिएक्शन को पढ़ते कैसे हैं, फिर जितनी भी रिएक्शन है उनको हम लोगों ने 2 टाइप से और क्लासिफाई किया, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। आज के लेक्चर में इतना ही। आगे के लेक्चर में हम अब जो हमारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन हम लोग करेंगे पूरे चैप्टर को देख के, और चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।